इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो साहब से, उसमें मुसवदा फाइनलाइज हुआ है, या तारीखें, किन तारीखों को ये आइनी तरमीम लानी है वो फाइनलाइज हुआ है। कुछ बताना पसंद फरमाएंगे कि क्या फाइनल हुआ है वहाँ पे? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। मैं आपको, अगर आप कहें कि जो वहाँ के 2 घंटे की तवील मुलाकात थी उसमें क्या क्या अमूर तय हुए या किन अमूर पे गुफ्तगू हुई, वो तफसीलात तो शायद ज़ाहिर है कि वो एक बंद कमरे की मीटिंग थी। लेकिन उमूमी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि बिलावल साहब का आना, उन्होंने आते ही जिस चीज़ की तरफ इशारा किया वो ये था कि आप सियासत में हमारे बड़ों में से हैं और हम चाहते हैं कि आपकी सरपरस्ती हमें हासिल रहे, आपकी रहनुमाई हमें हासिल रहे और आप ज़्यादा मुतहर्रिक और ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करें और तमाम जमातों के दरमियान हमांगी और खैर सगाली का जो माहौल है उसमें जो इस वक्त हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी आप हमारा साथ दें। तो मियाँ साहब ने कहा कि इस मौजू पे मेरा आपसे कोई बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है, मेरी खिदमात की जहाँ जिस तरह की भी ज़रूरत होगी मैं हाजिर हूँ। ब्रॉडली आप ये कह लें कि जो सियासत के अंदर एक अच्छी रवायत होनी चाहिए, बिलावल ने उस रवायत का एहया किया है या उसका इजरा किया है कि जो नौजवान की आदत है वो अपने बुज़ुर्गों के पास आए और उनका दस्ते शफ़क़त अपने कंधों पे रखने की कोशिश करे। मियाँ साहब ने यह भी कहा कि हमने एक जिद्दोजहद का भरपूर वक्त गुजारा है और बड़ी हद तक अपना किरदार अदा कर चुके हैं, लेकिन जो है वो भी करेंगे। लेकिन अब क़यादत आप जैसे लोगों के पास आई है, नौजवानों के। उन्होंने मरियम नवाज़ का भी जिक्र किया, बिलावल साहब का ख़ास तौर पे जिक्र किया। ये एक गुडविल जेस्चर के तौर पे मुलाकात को लिया गया और फिर इसके बाद जो ज़्यादा बात हुई वो यही थी कि मौजूदा हालात के अंदर जो मसाइल हमें आए दिन सामना होता है वो मुतनव्वो किस्म के मसाइल हैं। अदलिया ने बड़ी मुश्किलात खड़ी की हैं, माजी के बड़े फ़ैसलों का जिक्र हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेके अब तक के मियाँ साहब के बारे में हुआ, गिलानी साहब भी मौजूद थे मीटिंग के, उनके बारे में हुआ। तो ये कहा गया कि ये जो इस तरह के फ़ैसले आते रहते हैं और आके चले जाते हैं लोग इस तरह के फ़ैसले करके, जैसे 2017 में फ़ैसला हुआ और मुल्क को डबो दिया गया। हम पे तो जो गुजरी सो गुजरी, लेकिन मुल्क पे जो गुजरी इसका कोई जवाब दे नहीं है। तो ये एक ओवरऑल एक माहौल था। बट कोई स्पेसिफ़िक चीज़ जो आप पूछ रहे हैं कि क्या किसी डेट का तयन हुआ, नहीं हुआ। क्या ये तय हुआ कि किस दिन हम ये तरामीम लाना चाहेंगे, ये भी तय नहीं हुआ। ये ज़ाहिर है कि एक दूसरे फोरम पे जिसमें बिलावल साहब तो शामिल हैं लेकिन मियाँ साहब ज़ाती तौर पे उसमें शरीक नहीं है, तो वो आज भी जो मीटिंग हुई है पार्लिमानी जो कमेटी बनी हुई है, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। तो वो यही है कि अभी कोई दिन तय नहीं पाया। हम एक ब्रॉडर कंसेंसस ये है कि जी ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है इसके बाद इसको देखा जाए। और चूँकि बहुत दिन अब हो गए हैं, मामलात काफ़ी हद तक एक दूसरे के सामने आ गए हैं, आज तो मसवदात का भी तबादला हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि आने वाले चंद दिनों में ये भी तय हुआ है कि इन छुट्टियों के दौरान भी जो 3, 4, 5 छुट्टियां हैं, ये कमेटी अपना काम करती रहेगी। इसका इजलास कल भी बुला लिया गया है 12 बजे। तो होपफुली अगले 2-4 दिनों के अंदर ये जो जिस कंसेंसस की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो शायद मुमकिन होगा। अच्छा, आपने फरमाया कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अपने बड़ों से हमें सीखना चाहिए, अच्छी रवायत का आगाज़ किया है, गुडविल जेस्चर दिया है। तो ऐसा जेस्चर हम एक्सपेक्ट करें कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब की तरफ से सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी होगा? सदर आसिफ ज़रदारी से उनकी मुलाकात पहले भी हुई है और उनकी इसमें कोई चीज़ माने नहीं है। सदर ज़रदारी का बतौर सदर भी एक किरदार है, एक पार्टी के वो सरपरस्त आला भी हैं, उसका भी किरदार है उनका, और एक मंजे हुए पॉलिटिशियन के तौर पे। और मरियम बल्कि मियाँ साहब की जो पूरी फैमिली है वो उनके किरदार को बड़ी इज़्ज़त व एहतराम से देखती है और इस तरह के जेस्चर देती रही है मरियम। और आइंदा भी इस तरह का कोई मौका आएगा तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी रवायत है और नौजवानों ने
इसको अच्छे तरीके से आगे चलाने का फैसला किया है। अच्छा, ये अच्छी बात है, ज़ाहिर है कि एक अच्छी रवायत जन्म ले रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपकी जो मुखालिफ है PTI, वो इस अच्छी रवायत को वो नेगेटिवली पेंट करती है। वो कहती है कि ये तो गठजोड़ है ताकि ये लोग इक़्तिदार में रहें। क्या ये बात, उनका इल्ज़ाम दुरुस्त है? देखिए अबसार साहब, पहली बात तो ये है जिसको मान लेना चाहिए कि जो भी सियासी जमात वजूद में आती है, अपना एक मंशूर देती है, मंशूर देने के बाद इंतखाबात में जाती है, दंगल लड़ती है, जलसे करती है, जुलूस करती है, उसका मकसद जो है इक़्तिदार तक पहुंचना और अपने मंशूर को अमली जामा पहनाना होता है। इसमें कोई आर की बात नहीं है। PTI ने भी जिद्दोजहद की, PMLN ने की, पीपल्स पार्टी ने की, हर जमात ने की और करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा गठजोड़ हो गया है। गठजोड़ का लफ्ज़ जो है वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनकी लुगत जो है उसके अंदर न तो कोई इत्तेहाद की बात है, ना कंसेंसस की बात है, ना अफ़हम तफ़हीम की बात है, ना गिव एंड टेक की बात है, ना डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात है, ना जमहूरी रवैयों की बात है। आप देख लीजिए, दो किरदार होते हैं। अपोजिशन में उनका किरदार देख लें, अब भी, इससे पहले भी। इक़्तिदार में वो आए हैं तो उनका किरदार देख लें कि उन्होंने कभी अपने 4 साल, पौने 4 साल के अरसा में ये गवारा नहीं किया कि अपोजिशन लीडर से जाके हाथ ही मिला ले। तो नफ़रत, दूरी, बोस, कीना परवरी, इल्ज़ाम और ये बोतान, ये उनकी सियासत का महवर व मरकज़ है। अब 25 साल में अबसार साहब, आपकी भी बड़ी माशाल्लाह नज़र है सियासत पे भी, सहाफ़त पे भी। आप मुझे बताइए कि 25 सालों के अंदर दंगा फसाद के अलावा, जलसों के अलावा, जुलूसों के अलावा, हंगामों के अलावा, धरनों के अलावा उन्होंने कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया हो? तो ये अगर हम पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं तो लगाते रहें, उनका तो काम ही है, लेकिन उन्हें अपने किरदार पे, अपने अमल पे भी एक निगाह ज़रूर करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे ऐवान सदर में कुछ दिन पहले। तो वहाँ पे कुछ ऐसा महसूस हुआ या उसके बाद कि JUI जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ इन तरमीम पे मुत्तफिक हो जाएगी? जहाँ तक अबसार साहब मेरी मालूमात का ताल्लुक है, ये जो 4-5 बड़ों की मुलाकात जिसका हवाला बिलावल साहब ने भी दिया है, इसमें तरामीम के हवाले से कोई बात नहीं हुई। ये एक फंक्शन से पहले की एक खैर सगाली मुलाकात थी जो हुई, लेकिन इसमें यह कि जी इन तरामीम के हवाले से कोई मसवदा एक्सचेंज हुआ हो या कोई गुफ्तगू हुई हो, मेरे इल्म में नहीं है, और बल्कि मेरी मालूमात ये है कि नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि मौलाना के साथ हमारा राब्ता है। मैं ख़ुद भी मौलाना से मिला हूँ, अपने तौर पे मिला हूँ। मैं कोई मियाँ साहब का पैगाम लेके नहीं गया था, वो कामयाब हुए थे, अपनी पार्टी की इमारत उनके पास आई थी, तो मैं मुबारकबाद देने गया था, और वो उसमें कोई 1.5-2 घंटा हमारी तवील मुलाकात होगी, और उसमें ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस आई। मौलाना ने कभी किसी मरले पे हमने महसूस नहीं किया कि उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है और अब उस पर हम दस्तक दें या सर टकराएं या जो मर्ज़ी ये करें, वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मौलाना ने दोनों चीज़ों पे उसूली तौर पे एग्री किया हुआ है, पब्लिकली एग्री किया हुआ है। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, दूसरा ये कि जजों की तकर्री का जो तरीक़ाकार है वो 18वीं तरमीम के करीब जाना चाहिए। ये नहीं हो कि जज खुद ही अपना तकर्र करें, खुद ही फैसले करें, खुद ही तैनातियाँ करें, खुद ही पिक एंड चूज़ करें। तो उसूली तौर पे एग्री करने के साथ साथ ज़ाहिर है एक बड़ी जमात के अमीर हैं और वो जमात को एतमाद में लेना चाहते हैं, उसकी जुज़ियात और उसकी बारीकियों पे, उसके तरीक़ाकार पे, सिलेक्शन किस तरह होगी, मियाद कितनी होगी, इन चीज़ों पे वो गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है। और मेरा ख्याल है आज की जो हमारी मीटिंग हुई है उससे मुझे अबसार ये लगा है कि मामलात जो हैं वो अब ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगे। और यही तो मौलाना साहब का शिकवा है कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ज़रा सुनिएगा वो क्या फरमा रहे हैं। किसी तरीके से भी उजरत सवार नहीं होनी चाहिए। हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने गुजारे थे, और आज हमें अगर कोई कहता है कि 9 घंटे भी आपको नहीं दे सकते हम, या 9 दिन भी नहीं दे सकते, तो अच्छी बात नहीं है। आपने सुना मौलाना? उसूली तौर पे जी मैंने सुना, उसूली तौर पे मौलाना ठीक कहते हैं, और अब उजलत की बात रही नहीं है। देखिए, ठीक है, जहाँ तक
जहाँ तक 18वीं तरमीम का ताल्लुक है ना जी, तो वो जो कहते हैं हमने 9 महीने गुजारे, तो उससे पीछे 9 साल का मलबा था जो मुशर्रफ छोड़ गया था। उस 9 साल के मलबे को हटाने में 9 महीने अगर लग गए तो कोई बात नहीं। अब ना कोई मलबा है, ना हम कोई बहुत बड़ी इनकलाबी चीज़ ला रहे हैं। 2 चीज़ें हैं जिन पे आलमोस्ट कंसेंसस है, जुज़ियात पे बात हो रही है। तो उसके लिए मेरा ख्याल नहीं है कि हमें तवील वक्त के लिए या 9 महीनों की ज़रूरत है। अच्छा, इस पे जो आपने कहा 2 चीज़ें हैं सिर्फ, इस पे क्या आपके पास इतनी अक्सरियत हो गई है, 2/3 अक्सरियत के, अगर मौलाना साहब पीटीआई वो चाहते हैं पीटीआई साथ आए और पीटीआई नहीं आती, अगर साथ मौलाना साहब भी ना आए, तो आपके पास 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाएगी मौलाना के बगैर? देखिए, बिल्कुल साफ और खुली बात करनी चाहिए। अगर मौलाना नहीं आते, ना वो कौमी असम्बली में हमारा साथ देते हैं, ना वो सेनेट में हमारा साथ देते हैं, तो मैं चूँकि सेनेट में बैठता हूँ और सेनेट की तादाद मेरी निगाह में रहती है, सेनेट में हमें उनके बग़ैर मुश्किलात पेश आएंगी। मुझे नहीं मालूम कि कौमी असम्बली में सूरत हाल क्या होगी, लेकिन मौलाना के बग़ैर जो सेलिंग है ना इस तरमीम की, वो इचकोले खाती रहेगी, मेरा ख्याल है। और 25 अक्टूबर से पहले लाजमी तरमीम लाना चाह रहे हैं आप? कोई दिन हमने तय नहीं किया कि लाजमन कोई ऐसा D-Day है कि जिसके उससे पहले हमने ये काम करना है या उसके बाद करना है। कल भी जो गुफ्तगू हुई है बिलावल साहब की और मियाँ साहब की, और आज भी जो गुफ्तगू हुई है इस कमेटी के इजलास में, उसमें कोई किसी दिन का तयन नहीं है, ना ऐसी भाग दौड़ है जी कि नहीं हर हाल में ये 25 या 24 को हो जानी चाहिए। किसी तरफ से भी इस तरह की अर्जेंसी या इमरजेंसी का वो नहीं कहा गया जी कि हमें फिल फॉर करना है। ठीक है, और बड़ी हद तक मैं कहता हूँ कि इस पे बड़ी हद तक गुफ्तगू हो गई है, शायद ज़रूरत से बहुत ज़्यादा भी हो गई है। आज भी अभी बिलावल साहब थोड़ी देर पहले गए हैं और मेरा ख्याल है कि जल्द हो जाएगा। तो क्या ये मुमकिन है कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ कि JUI आपके साथ नहीं आती और आपने जैसे फरमाया कि सेनेट में आपके पास मेजॉरिटी नहीं हो पाएगी, तो क्या हम ये अज्यूम करने में हक बजानिब हैं कि फिर तरमीम नहीं हो पाएगी अगर मौलाना ना आए तो? देखिए, मैं अभी मफरूज़ों पे तो बात हम नहीं कर रहे। मेरा ख्याल ये है कि हमें करना भी नहीं चाहिए कि अगर मौलाना नहीं आते तो क्या होता है। हो सकता है कि हुकूमत के पास या हुकूमती इत्तेहाद जो है उसके पास कोई दूसरी दिफाई लाइन हो, या हो सकता है इसको वो मुलतवी कर देगी, चलें 4-6 महीने हम नहीं छेड़ते इस चीज़ को। तो उनकी हिकमत अमली क्या होगी मैं उसके बारे में जानता भी नहीं हूँ और कोई तबसरा भी नहीं करता। तो इसका मतलब है कि काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से इस तरमीम का कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? मैं नहीं समझता जी किसी शख्स के जाने से या किसी शख्स के आने से इसका कोई ताल्लुक है। ये आने और काजी फाइज ईसा, तो उनका नाम तो आज हमारे सामने आया है, जस्टिस मंसूर का नाम आज हमारे सामने आ रहा है। ये मामला तो 18 साल पहले 2006 में तय हुआ था। उस वक्त फाइज ईसा शायद आए नहीं थे अदलिया में, ना ही ये आए थे अपना मंसूर शाह साहब। लिहाजा इन नामों से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये एक तवील मुश्तरका एजेंडा है। ठीक है, अगर इन नामों से ताल्लुक नहीं है तो जस्टिस मंसूर शाह साहब का अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया हुकूमत ने? और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि उनके आने से जी, मैं ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा वो आपने नहीं दोहराया, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक नोटिफिकेशन का ताल्लुक है, वो हो सकता है, पहले भी हो सकता है और 1 घंटा पहले भी हो सकता है। जब तक काजी फाइज ईसा बैठे हुए हैं उस लम्हे तक किसी लम्हे हो सकता है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है कि इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा 2024 का अक्टूबर में, अगर जब चीफ जस्टिस नहीं आएंगे तो, और हमें इसका ख़तरा है और हम चाहते हैं कि ये ना हो। देखें अब सार साहब, ख्वाजा साहब ने जो बात कही है वो ज़्यादा मालूमात के ज़राए भी रखते हैं। अभी ख़बर आई है कि PTI ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अब आपके बकौल तो सब लोग, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, ये तो नेगेटिव रोल नहीं प्ले कर रहे।
14 अक्टूबर को आ रहे हैं चीन के वज़ीर आज़म, 15 को भी यहाँ होंगे, 15, 16, 17 को फिर SCO कॉन्फ्रेंस है, तो उससे 15 तारीख चुनी है PTI ने दोबारा। तो कैसे देखते हैं आप इस नई डेवलपमेंट को, क्या करेगी हुकूमत? मैं तो अफसार साहब आपको अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कह चुका हूँ कि 25 साला तारीख जो है, 25-26 साला जितनी भी है इस जमात की, इसके अंदर कोई खैर की बात नहीं नज़र आती इनकी। अब इन्होंने अभी 2 दिन पहले भी यही हंगामा आराई की जब इंडोनेशिया के वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए हुए थे, कल सऊदी वफद बहुत भारी यहाँ आया हुआ था। अब ये 15 तारीख चुनी है इन्होंने। कभी ये ख़त लिखते हैं, कांग्रेस से ख़त लिखवाते हैं, कभी IMF को ख़त लिखते हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दो, कभी यहाँ की बातें जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा को लेटर लिखते हैं। ये क्या लोग हैं, मुझे नहीं समझ आती। हमारे यहाँ बड़ी तलखियाँ रही हैं यार, वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गए हैं, उनकी जमातों ने ये काम नहीं किया है। वज़ीर आज़म को अगवा के मुकदमों में, तैयारा अगवा के मुकदमों में सालों जेलों में डाला गया है, उन्होंने ये काम नहीं किए। मुझे नहीं पता, मैं इसीलिए ये सवाल उठाया करता हूँ कि क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी है? लोग कहते हैं ना जी PTI पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये सियासी जमात के सियासी जमात मुझे पाकिस्तान की बर्रे सगीर की हिस्ट्री में, शायद दुनिया की हिस्ट्री में बताएं ऐसी सियासी जमात जो जिसका ये रोल हो, जो मुल्क दुश्मनी में इस हदों को चली जाए कि पाकिस्तान के माथे पे कोई सुरखाब का पर लगने वाला है, ये सुरखाब का पर नहीं लगना चाहिए, कोई धब्बा लगना चाहिए, कोई दाग लगना चाहिए, कोई नदामत होनी चाहिए, रुसवाई होनी चाहिए, कहीं से ये कॉन्फ्रेंस मनसूख हो जानी चाहिए, तो फिर उनके कलेजे में ठंड पड़ेगी। तो ये अगर रोल है, ये अगर किरदार है, ये अगर सोच है, ये हिकमत है उनकी सियासत की, तो फिर वो सियासी जमात नहीं है। ये नहीं होता है कि सियासी जमात अगर पैंट पहन ले और टाई लगा ले तो वो सियासी जमात हो जाती है, और उसके सर पे पगड़ी हो या उसके लंबा कुर्ता पहना हो तो वो दहशतगर्द तंजीम हो जाती है। ये रोल देखें इनका, ये क्या रोल है, मुझे तो नहीं समझ आती। हाँ, अगर ये करेंगे तो जाहिर है कि हुकूमत तो फिर अपना अवाम का भी दिफा उसे करना है, अपने मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान आ रहे हैं उनके सामने भी इस तरह की रुसवाई नहीं होनी चाहिए। ये अभी देखें, अभी 2 दिन पहले की बात है, फ़लस्तीन पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका बाइकाट करके बैठ जाते हैं। किससे डरते हो भाई? कौन आपको कहता है कि फ़लस्तीन का नाम ना लेना वरना ये हो जाएगा? तो ये एक अजीबो गरीब चीज़ है, एक ऐसा पैबंद लग गया है हमारी सियासत को कि जिसके बारे में कोई नाम लुगत के अंदर मौजूद नहीं है। पता नहीं कहाँ से वो नाम आएगा जो इन पे चस्पा किए जा सकते। बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब।